हैरी पॉटर और आग का प्याला बाय J.K. रोलिंग। नरेटेड बाय दीपक यादव। अध्याय 1 विडल भवन। लिटिल हैंगल्टन गांव के लोग अब भी उस मकान को रिडल भवन ही कहते थे। हालांकि उसमें बरसों से रिडल परिवार को कोई सदस्य नहीं रहता था। पहाड़ी पर बना यह मकान गांव से साफ नजर आता था। इसकी कुछ खिड़कियों पर पटिए लगे थे, छत के कई कवेलू गायब हो चुके थे और सामने वाले हिस्से में आईवी की बेल बेरोक टोक फैल रही थी। कभी एक खूबसूरत हवेली हुआ करती थी और मीलों तक इससे बड़ी तथा भव्य इमारत नहीं थी, लेकिन अब रिडल भवन सीलन भरा, परित्यक्त और वीरान था। अब यहाँ कोई नहीं रहता था। लिटिल हैंगल्टन गांव के सभी लोगों की राय में इस पुराने मकान का माहौल डरावना था। 50 साल पहले वहाँ एक अजीबोगरीब और भयानक घटना हुई थी। गपशप के मुद्दे कम पड़ने पर आज भी गांव के बड़े बूढ़े उस घटना के बारे में बातें करने लगते थे। कहानी को इतनी बार नमक मिर्च लगाकर दोहराया जा चुका था कि कोई भी यकीन के साथ यह नहीं कह सकता था कि सच्चाई क्या थी। बहरहाल कहानी का हर संस्करण एक ही जगह से शुरू होता है। 50 साल पहले जब रिडल भवन अच्छी और शानदार हालत में था, तब गर्मियों की एक सुहानी सुबह एक नौकरानी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और उसने देखा कि रिडल परिवार के तीनों सदस्य मरे पड़े थे। नौकरानी पहाड़ी से नीचे भागी, चिल्लाती हुई गांव में गई और उसने बहुत सारे लोगों को नींद से जगा दिया। वे वहाँ पड़े थे, उनकी आंखें खुली थी, उनके शरीर बर्फ की तरह ठंडे थे, उन्होंने रात को कपड़े तक नहीं बदले थे। पुलिस को खबर कर दी गई और पूरा लिटिल हैंगल्टन सदमे भरी उत्सुकता तथा रोमांच से सुलगने लगा। किसी ने भी रिडल परिवार के बारे में अफसोस जताने का नाटक नहीं किया, क्योंकि रिडल परिवार को कोई पसंद नहीं करता था। बूढ़े रिडल दंपत्ति अमीर, घमंडी तथा बदमिजाज थे और उनका लड़का टॉम तो उनसे भी बुरा था। गांव वाले तो बस यह जानने के लिए उतावले थे कि उनकी हत्या किसने की है। आखिर 3 स्वस्थ लोग अचानक एक ही रात में सामान्य कारणों से तो नहीं मर सकते हैं। उस रात को गांव के शराब खाने फांसी का तख्ता में शराब की बिक्री के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। गांव के सभी लोग वहां पर इन हत्याओं के बारे में बातचीत करने के लिए पहुंच गए थे। उन्हें अपने गर्म घरों से बाहर निकलने का इनाम भी मिला जब रिडल परिवार की कुक वहां नाट्य तरीके से आई। उसे देखते शराब खाने में सन्नाटा छा गया। कुक ने खामोशी तोड़ते हुए सबको बताया कि पुलिस ने अभी फ्रैंक ब्राइस को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रैंक! कई लोग चीख पड़े। कभी नहीं। फ्रैंक ब्राइस रिडल परिवार का माली था। वह रिडल भवन के मैदान में बनी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। फ्रैंक युद्ध से लौटा हुआ सैनिक था। उसका एक पैर बहुत अकड़ा हुआ था और वह भीड़ तथा तेज आवाज़ों से बहुत चिढ़ता था। युद्ध से लौटने के बाद से वह रिडल परिवार के यहाँ काम कर रहा था। कुक से ज़्यादा जानकारी उगलवाने के लिए शराब पिलाने की होड़ मच गई। हमेशा सोचती थी कि वह थोड़ा अजीब है, कुक ने शायरी का चौथा गिलास पीने के बाद उत्सुक गांव वालों को बताया। उसकी किसी से भी दोस्ती नहीं थी। उसे एक कप चाय पिलाने के लिए मुझे उससे 100 बार मिन्नतें करनी पड़ती थी। वह किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता था। यह बात तो ठीक है, शराब खाने में मौजूद एक औरत बोली, लेकिन फ्रैंक युद्ध में घायल हो गया था और उसे शांत जीवन पसंद है। सिर्फ इसी बात के चलते तो उसे दोष देना ठीक नहीं। तो फिर यह बताओ कि पिछले दरवाजे की चाबी और किसके पास थी? कुक ने तेज आवाज में पूछा। जहाँ तक मुझे याद है, माल की झोपड़ी में उस दरवाजे की एक चाबी काफी समय से लटकी रहती थी। कल रात को किसी ने दरवाजे से छेड़छाड़ नहीं की थी, एक भी खिड़की नहीं खुली थी। फ्रैंक को तो बस इतना करना था कि हम सबके सो जाने के बाद वह चुपचाप मकान में घुस आए। गांव वालों ने दूसरे को रहस्य भरी निगाहों से देखा। बाद में बैठे एक आदमी बुदबुदाया। उसका चेहरा हमेशा से खतरनाक दिखता था। शराब का मालिक बोला, मेरी राय तो यह है कि युद्ध के कारण उसका दिमाग सरक गया था। कोने में बैठी एक महिला रोमांचित होकर बोली, डॉक्टर ने कहा था ना कि मैं फ्रैंक से पंगा लेना पसंद नहीं करूंगी, है ना? उसका गुस्सा बहुत तेज था। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे याद है जब वह छोटा था तो। अगली सुबह तक पूरे लिटिल हैंगल्टन को यह यकीन हो चुका था कि फ्रैंक ब्राइस ने रिडल परिवार की हत्या की थी। लेकिन पड़ोसी कस्बे ग्रेट हैंगल्टन के अंधेरे और छोटे पुलिस स्टेशन में फ्रैंक दृढ़ता से बार बार कह रहा था कि वह बेगुनाह है। उसका कहना था कि रिडल परिवार की मौत वाले दिन उसे घर के पास काले बालों और पीले चेहरे वाला एक अजनबी किशोर दिखा था। किसी और गांव वाले ने ऐसे किशोर को नहीं देखा था और पुलिस को पूरा यकीन था कि फ्रैंक मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। फ्रैंक के खिलाफ मामला बहुत गंभीर दिख रहा था, लेकिन तभी रिडल परिवार के सदस्यों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जिससे सब कुछ बदल गया। पुलिस वालों ने इतनी अजीब रिपोर्ट पहले कभी नहीं देखी थी। उनके मुर्दा शरीरों की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों की टीम इस नतीजे पर पहुंची थी कि रिडल परिवार के किसी भी सदस्य को ना तो जहर दिया गया था, ना चाकू या गोली से मारा गया था, ना ही उनका गला दबाया गया था। डॉक्टरों के अनुसार जहां तक वे देख सकते थे, रिडल परिवार के सदस्यों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया था।
रिपोर्ट में आश्चर्यजनक तथ्य बताया गया था कि रिजल परिवार के तीनों सदस्य बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे थे। गड़बड़ सिर्फ इतनी थी कि वे सभी मर चुके थे। डॉक्टरों ने यह भी जिक्र किया जैसे वे मुर्दा शरीरों के साथ कोई न कोई गड़बड़ खोजने का संकल्प कर चुके हो कि रिजल परिवार के तीनों मृत सदस्यों के चेहरे पर दहशत का भाव था। लेकिन जैसा कि निराश पुलिस वालों ने कहा, इस बात पर कौन यकीन करेगा कि 3 लोग दहशत के कारण मर गए थे। चूंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि रिजल परिवार की हत्या हुई थी, इसलिए पुलिस को मजबूरन फैंक को छोड़ना पड़ा। रिजल परिवार के सदस्यों को लिटिल हैंगल्टन के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कुछ समय तक उनकी कब्रें उत्सुकता का विषय बनी रही। बहरहाल जब फैंक बैंक्स रिजल भवन के मैदान में बनी अपनी झोपड़ी में वापस लौट आया तो सभी गांव वाले हैरान हो गए और शक भी करने लगे। पुलिस चाहे जो कहे, पर मैं तो अब भी यही मानती हूँ कि उसी ने लोगों की हत्या की है, डॉक्टर ने फांसी का तख्ता नामक शराब खाने में कहा। अगर उसमें जरा भी शराफत होती तो वह यहाँ से चला गया होता। आखिर वह जानता कि हम उसे सभी अपराधी मानते हैं। लेकिन फ्रैंक वहाँ से नहीं गया। वह रिजल भवन में रहने आने वाले अगले परिवार के लिए भी माली का काम करता रहा और फिर अगले परिवार के लिए भी, क्योंकि कोई भी परिवार वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं टिका। हर नए मालिक को वहाँ डरावना एहसास हुआ। शायद कुछ हद तक फ्रैंक के कारण। मालिकों के नहीं रहने के कारण रिजल भवन खाली पड़ा रहा और उसकी हालत खराब होने लगी। रिजल भवन का वर्तमान मालिक इसमें नहीं रहता था और इसका कोई अन्य इस्तेमाल भी नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि उसने इस भवन को टैक्स बचाने के लिए रखा हुआ है। हालांकि किसी को भी स्पष्ट मालूम नहीं था कि इससे टैक्स कैसे बच सकता है। अमीर मालिक फ्रैंक को बगीचे की देखरेख करने की तनख्वाह देता रहा। बहरहाल अब फ्रैंक 77 साल का होने वाला था। वह बहुत ऊंचा सुनने लगा था। उसका अकड़ा हुआ पैर अब और ज़्यादा अकड़ चुका था, लेकिन इसके बावजूद अच्छे मौसम में वह फूलों की क्यारियों में अनमनेपन से काम करते हुए घूमता रहता था। हालांकि उसे झाड़ झंकारों से जमकर जूझना पड़ता था। फ्रैंक को सिर्फ झाड़ झंकारों से ही नहीं जूझना पड़ता था। गांव के लड़के अक्सर रिजल भवन की खिड़कियों पर पत्थर फेंकते रहते थे। यही नहीं, वे उस लोन पर अपनी साइकिलें भी चलाते थे, जिसे सुंदर बनाए रखने के लिए फ्रैंक कड़ी मेहनत करता था। 1-2 बार लड़के दिलेरी दिखाकर पुराने मकान में घुस भी गए। वे जानते थे कि बूढ़े फ्रैंक को मकान और बगीचे से प्यार था। जब वह अपनी छड़ी हिलाता हुआ बगीचे में लंगड़ा कर आता था और भराई आवाज़ में उन पर चिल्लाता था तो लड़कों को बड़ा मज़ा आता था। फ्रैंक का मानना था कि लड़के उसे इसलिए सताते हैं क्योंकि अपने माता पिता और दादा दादियों की तरह वे भी उसे खूनी मानते हैं। इसलिए जब फ्रैंक अगस्त की एक रात को जागा और उसने पुराने मकान में ऊपर की तरफ एक बहुत अजीब चीज़ देखी तो सोचा कि लड़के उसे सताने की कोशिशों में एकदम और आगे बढ़ गए हैं। फ्रैंक के अकड़े हुए पैर में तेज़ दर्द हो रहा था। इसी कारण उसकी नींद खुली थी। पहले कभी इस पैर में इतना दर्द नहीं हुआ था जितना कि अब बुढ़ापे में हो रहा था। वह उठा और लंगड़ाते हुए किचन में गया। वह गर्म पानी की बोतल दोबारा भरकर अपने घुटने की सिकाई करना चाहता था। सिंक के पास खड़े होकर उसने पानी गर्म करने के लिए केतली भरी और रिजल भवन की तरफ देखा। उसे ऊपर की खिड़कियों में रोशनी दिखी। फ्रैंक तत्काल समझ गया कि क्या हो रहा होगा। लड़के फिर मकान में घुस गए होंगे। चूंकि रोशनी हिल रही थी इसलिए यह साफ जाहिर था कि उन्होंने आग भी जला ली थी। फ्रैंक के पास फ़ोन नहीं था और वैसे भी जब से पुलिस ने रिजल परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बारे में उससे पूछताछ की थी तब से वह पुलिस पर भरोसा नहीं करता था। उसने तत्काल केतली नीचे रखी और अपनी झोपड़ी में जल्दी जल्दी ऊपर गया। पैर के दर्द के बावजूद वह जितनी तेज़ी से हो सकता था चलने की कोशिश कर रहा था। वह फटाफट पूरे कपड़े पहनकर किचन में लौट आया। किचन के दरवाजे के पास लगे हुक पर जंग लगी पुरानी चाबी टंगी थी। चाबी उठाने के बाद उसने दीवार से टिकी अपनी टहलने वाली छड़ी भी उठा ली। इसके बाद वह अंधेरे में बाहर आ गया। रिजल भवन के सामने वाले दरवाजे या खिड़कियों पर घुसपैठ का कोई निशान नहीं था। फ्रैंक लड़खड़ाता हुआ मकान के पीछे वाले हिस्से की तरफ गया। वह पीछे वाले दरवाजे की तरफ जा रहा था जो पूरी तरह से आईवी की बेलों के पीछे छिपा था। उसने पुरानी चाबी से ताला खोला। दरवाज़ा बिना आवाज़ किए खुल गया। वह गुफा जैसे किचन में पहुंच गया। फ्रैंक कई सालों से वहां नहीं आया था और हालांकि वहां पर घुप अंधेरा था लेकिन उसे अच्छी तरह याद था कि हॉल की तरफ जाने वाला दरवाज़ा किधर है। वह टटोलते हुए उसी तरफ बढ़ा। उसके नथुनों में सीलन की बदबू भर गई। उसके कान ऊपर से आने वाली आवाज़ों या कदमों की आहट को सुनने के लिए चौकन्ने थे। वह हॉल में पहुंच गया। दरवाज़ों के दोनों तरफ खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे थे इसलिए यहाँ भी अंधेरा था। वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। चढ़ते समय वह सीढ़ियों पर जमी धूल की मोटी परत को धन्यवाद देता जा रहा था क्योंकि इससे उसके पैरों और छड़ी की आवाज़ दब गई थी। ऊपर पहुंचकर फ्रैंक जैसे ही दाईं तरफ मुड़ा उसे तत्काल पता चल गया कि घुसपैठिए कहाँ थे। गलियारे के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक दरवाज़ा आधा खुला था। उसकी दरार में से हिलती हुई रोशनी दिख रही थी जिससे काले फर्श पर लंबी सी सुनहरी लकीर पड़ रही थी।
फ्रैंक और पास गया। उसने अपनी छड़ी कसकर पकड़ रखी थी। वह दरवाजे से कुछ कदम दूर पहुंच गया। यहाँ से वह दरवाजे की दरार में से कमरे के अंदर की झलक देख सकता था। उसने देखा कि अंगीठी में आग जल रही थी। इससे उसे हैरानी हुई। उसने चलना बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगा, क्योंकि अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी जो सहमी और डरी हुई सी थी। मालिक, अगर आपको अभी भूख लग रही हो तो बोतल में थोड़ा दूध और बचा है। बाद में लूँगा। दूसरी आवाज़ आई। यह आवाज़ भी एक आदमी की ही थी, लेकिन यह बड़ी अजीब आवाज़ थी। यह काफ़ी तीखी और बर्फीली हवा के झोंकों की तरह ठंडी थी। इस आवाज़ में कुछ ऐसा था जिससे फ्रैंक की गर्दन के पीछे के बचे कुछ बाल भी खड़े हो गए। वर्मटेल, मुझे आके थोड़ा करीब खिसकाओ। ज़्यादा अच्छी तरह सुनने के लिए फ्रैंक ने अपना दायां कान दरवाजे की तरफ घुमाया। अंदर सख्त फर्श पर बोतल रखने और फिर भारी कुर्सी के घसीटने की आवाज़ें आई। फ्रैंक को कुर्सी धकाने वाले नाटे आदमी की झलक दिख गई, जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वह एक लंबा काला चोगा पहने था और उसके सिर का पिछला हिस्सा गंजा था। फिर वह दिखाई देना बंद हो गया। ठंडी आवाज़ ने पूछा, नकीनी कहाँ है? मुझे नहीं पता मालिक। पहली आवाज़ घबरा कर बोली, मुझे लगता है वह मकान की जांच पड़ताल करने गई होगी। हमारे सोने से पहले तुम उसका दूध निकाल लेना वर्मटेल। दूसरी आवाज़ ने कहा, मुझे रात को भूख लगेगी। सफ़र के कारण मैं बहुत थक चुका हूँ। भों से उठकर फ्रैंक ने अपने अच्छे कान को दरवाजे से सटा लिया और पूरा ध्यान लगाकर सुनने लगा। थोड़ी देर खामोशी छाई रही और फिर वर्मटेल नाम का आदमी दोबारा बोला, मालिक, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम लोग यहाँ कितने समय तक रुकेंगे? 1 हफ्ते। ठंडी आवाज़ ने कहा, शायद उससे भी ज़्यादा। यह जगह काफ़ी आरामदेह है और हम अभी अपनी योजना पर अमल नहीं कर सकते। कुछ वर्ल्ड कप खत्म होने तक कोई भी कदम उठाना मूर्खता होगी। फ्रैंक ने अपने कान में गांठदार उंगली डालकर घुमाई। उसे विश्वास था कि कान के मैल के कारण वह ठीक से सुन नहीं पाया था, क्योंकि उसने कुडिच सुना था, जो कोई शब्द ही नहीं होता है। कुडिच वर्ल्ड कप मालिक? वर्मटेल ने पूछा। फ्रैंक ने अपने कान में और ज़ोर से उंगली घुमाई। माफ़ कीजिए, लेकिन मैं समझा नहीं। हम वर्ल्ड कप खत्म होने तक कुछ क्यों नहीं कर सकते? मूर्ख, क्योंकि इस समय दुनिया भर के जादूगर इस देश में आ रहे हैं। जादू मंत्रालय का हर रंग पास ड्यूटी पर तैनात रहेगा और असामान्य गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगा। लोगों के परिचय पत्र और प्रामाणिकता की बार बार जांच की जाएगी। सुरक्षा बहुत तगड़ी होगी ताकि बगलों को कुछ भी पता न चल पाए। इसलिए हमें इंतज़ार करना होगा। फ्रैंक ने अपने कान साफ करने की कोशिश छोड़ दी। उसने साफ साफ जादू मंत्रालय, जादूगर और मगलू शब्द सुने थे। वह समझ चुका था कि इन शब्दों का कोई खुफिया मतलब होगा। फ्रैंक अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ 2 ही लोग खुफिया शब्दों में बातें करते हैं, जासूस और अपराधी। फ्रैंक ने एक बार फिर अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली और ज़्यादा ध्यान से सुनने लगा। वर्मटेल ने धीरे से पूछा, तो मालिक ने फैसला कर लिया है? निश्चित रूप से मैंने फैसला कर लिया है वर्मटेल। ठंडी आवाज़ में अब चेतावनी का भाव था। थोड़ी देर खामोशी छाई रही और फिर वर्मटेल बोला। उसके मुंह से शब्द तेज़ी से निकले, जैसे वह अपनी हिम्मत की जवाब देने से पहले उन्हें बोल देना चाहता हो। मालिक, यह काम हैरी पॉटर के बिना भी तो किया जा सकता है। एक बार फिर खामोशी छाई रही, जो थोड़ी ज़्यादा लंबी थी। और फिर, हैरी पॉटर के बिना? दूसरी आवाज़ ने धीरे से कहा। अच्छा मालिक, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे उस लड़की की परवाह है। वर्मटेल ने ऊंची आवाज़ में कहा। लड़के की मुझे कतई परवाह नहीं है, कतई नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम किसी और जादूगर या जादूगरनी का, किसी भी जादूगर का इस्तेमाल करें तो यह काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ समय के लिए आपको छोड़कर चला जाऊँ। आप तो जानते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह अपना भेष बदल सकता हूँ। मैं 2 ही दिन में किसी उपयुक्त जादूगर को लेकर यहाँ लौट आऊँगा। दूसरी आवाज़ धीरे से बोली, यह ठीक है कि मैं किसी दूसरे जादूगर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मालिक, इसी में समझदारी होगी। वर्मटेल अब बहुत राहत भरी आवाज़ में बोल रहा था। हैरी पॉटर पर हाथ डालना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत तगड़ी होगी। इसलिए तुम मेरी मदद करना चाहते हो, उसका विकल्प खोजना चाहते हो। मुझे लगता है शायद अब तुम मेरी देखभाल करते करते उकता गए हो वर्मटेल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ समय के बजाय तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना चाहते हो? मालिक, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो, दूसरी आवाज़ ने फुफकारते हुए कहा। वर्मटेल, मुझे हमेशा सच्चाई पता चल जाती है। तुम इस बात पर पछता रहे हो कि तुम मेरे पास क्यों आए। तुम मुझे बड़ी हिकारत से देखते हो।
मैं देखता हूँ कि मेरी तरफ देखते समय तुम्हारी नाक सिकुड़ जाती है और मुझे छूते समय तुम कांपने लगते हो। नहीं, मालिक के प्रति मेरी निष्ठा नहीं कायरता। अगर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई और जगह होती तो तुम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरते। मुझे दिन में कई बार दूध पीना पड़ता है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा कैसे रह सकता हूँ? नकीनी का दूध कौन निकालेगा? लेकिन मालिक, अब तो आप काफी स्वस्थ दिख रहे हैं। झूठे कहीं के। दूसरी आवाज बोली, मैं जरा भी स्वस्थ नहीं हूँ। तुम्हारी लापरवाह देखभाल की बदौलत मैंने जो थोड़ी बहुत सेहत हासिल की है वह कुछ ही दिनों में जा सकती है। खामोश। वर्मटेल ने बुदबुदाना बंद कर दिया और फौरन चुप हो गया। कुछ पल तक फैंग को आग में लकड़ियों की तड़कने की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर दूसरा आदमी दोबारा बोला। वह फुफकारने जैसी धीमी आवाज़ में बोल रहा था, मेरे पास उस लड़के का इस्तेमाल करने के कई कारण हैं जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं किसी दूसरे का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैंने 13 साल तक इंतज़ार किया है। कुछ और महीने के इंतज़ार से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक लड़की की सुरक्षा का सवाल है तो मुझे यकीन है कि मेरी योजना सफल होगी। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी वर्मटेल, और तुम हिम्मत ज़रूर दिखाओगी क्योंकि तुम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहोगे। मालिक, मेरी बात तो सुने। वर्मटेल की आवाज़ में एक बार फिर दहशत झलक रही थी। हमारे पूरे सफ़र में मैं उसी योजना के बारे में विचार कर रहा था। मालिक, जल्दी लोगों को ये पता चल जाएगा कि बर्था जॉर्किंस लापता है। इसलिए अगर हम अपनी योजना पर चलते हैं और अगर मैं शाप देता हूँ। अगर? दूसरी आवाज़ ने फुसफुसा कर कहा, अगर वर्मटेल, अगर तुम योजना पर चलोगे तो मंत्रालय को यह पता ही नहीं चल पाएगा कि कोई और गायब हुआ है। तुम यह काम चुपचाप और बिना शोर शराबे के करोगे। काश मैं काम खुद कर पाता, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब है। चलो वर्मटेल, हमें अपने रास्ते से एक और बाधा को हटाना है, फिर हैरी पॉटर तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। मैं तुम्हें काम अकेले करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तब तक मेरा वफादार सेवक भी दोबारा हमारे साथ होगा। वर्मटेल ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मैं भी तो आपका वफादार सेवक हूँ। वर्मटेल, मुझे ऐसे सेवक की ज़रूरत है जिसके पास दिमाग हो और जिसकी निष्ठा कभी न टकपकाई हो, और दुर्भाग्य से तुम में ये दोनों बातें नहीं है। मैंने आपको खोजा था, वर्मटेल ने शिकायती अंदाज में कहा। मैंने ही तो आपको खोजा था। मैं ही तो बर्था जॉर्किंस को आपके पास लाया था। तुम्हारी बात सही है, दूसरे आदमी ने मज़े लेते हुए कहा। वर्मटेल, मुझे तुमसे इतने बढ़िया काम की उम्मीद नहीं थी। वैसे सच कहा जाए तो उसे लाते समय तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि वह कितने काम की होगी, है ना? मालिक, मैंने सोचा था कि वह हमारे काम आ सकती है। झूठे कहीं के। दूसरी आवाज़ ने कहा। अब उसमें क्रूर आनंद की पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट झलक थी। बहरहाल, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि उसने हमें जो जानकारी दी है वह बहुत कीमती थी। उसके बिना मैं अपनी योजना नहीं बना सकता था। तुम्हें इस काम का इनाम मिलेगा वर्मटेल। मैं तुम्हें अपना एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने का मौका दूंगा, जिसे करने के लिए मेरे कई समर्थक अपना दायां हाथ कटवाने को तैयार होंगे। वर्मटेल एक बार फिर दहशत में आ गया। सचमुच मालिक, कौन सा काम? वर्मटेल, अगर वह रहस्य मैं तुम्हें अभी बता दूंगा तो तुम्हें उस वक्त आनंद नहीं आएगा, तो तुम्हारा वह काम सबसे आखिर में आएगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें भी बर्था जॉर्किंस जितने ही उपयोगी होने का सम्मान मिलेगा। आप वर्मटेल की आवाज़ अचानक बहुत भर्राई, जैसे उसका मुंह बिल्कुल सूख गया हो। आप मुझे भी मार डालेंगे? वर्मटेल, ठंडी आवाज़ ने चिकने चुपड़े अंदाज में कहा। मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगा? बर्था को तो मुझे इसलिए मारना पड़ा क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरे सवालों के जवाब देने के बाद वह किसी काम की नहीं बची थी। वह बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। वैसे भी वह मंत्रालय में लौट कर यह बताती कि वह छुट्टियां मनाते समय तुमसे मिली थी तो बहुत से अजीब सवाल पूछे जाते। दुनिया जिन जादूगरों को मरा हुआ मानती है उन्हें किसी सराय में जादू मंत्रालय के जादूगरनी से नहीं टकराना चाहिए। वर्मटेल इतने धीमे से कुछ बुदबुदाया कि फैंग उसकी बात नहीं सुन पाया, लेकिन उसे सुनकर दूसरे आदमी को हंसी आ गई। आनंद विहीन हंसी जो उसकी आवाज़ की तरह ही ठंडी थी। हम उसकी याददाश्त मिटा सकते थे। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन शक्तिशाली जादूगर याददाश्त मिटाने के मंत्रों के तालों को खोल सकते हैं, जैसे मैंने उसे सवाल पूछते समय साबित किया था। मैंने उससे जो जानकारी उगलवाई है उसका इस्तेमाल ना करना उसकी याददाश्त का अपमान होगा वर्मटेल।
बाहर गलियारे में फैंग को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि छड़ी पर रखा उसका हाथ पसीना पसीना हो चुका था। ठंडी आवाज़ वाला आदमी एक औरत को मार चुका था। वह बिना किसी पश्चाताप के इस बारे में बात कर रहा था, बल्कि उसे तो मज़ा आ रहा था। वह खतरनाक था, पागल था। यही नहीं, वह एक और हत्या करने की योजना बना रहा था। हैरी पॉटर नाम का लड़का, चाहे वह जो भी हो, खतरे में था। फैंग जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। अब पुलिस के पास जाने का वक्त आ चुका था। वह मकान से चुपचाप बाहर निकलेगा और सीधे गांव के टेलीफोन बूथ तक जाएगा। लेकिन ठंडी आवाज़ वाला आदमी दोबारा बोलने लगा और फैंक अपनी जगह पर खड़े खड़े पूरे ध्यान से सुनने लगा। एक और शाप देना होगा। मेरा वफादार सेवक हॉगवर्ट्स में होगा। हैरी पॉटर मेरे कब्जे में होगा। वर्मटेल, सब कुछ तय हो चुका है। अब आगे बहस मत करना। लेकिन शांत, मुझे नगीने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और फिर दूसरे आदमी की आवाज़ बदल गई। वैसी आवाज़ें निकालने लगा जो फैंक ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह फुफकार रहा था और बिना सांस खींचे थूक रहा था। फैंक को लगा कि उसे दौरा पड़ गया था। तभी उसे अंधेरे गलियारे में अपने पीछे आहट सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो दहशत के मारे उसे जैसे लकवा मार गया। अंधेरे गलियारे के फर्श पर कोई चीज़ रेंगती हुई उसकी तरफ आ रही थी, और जब वह चीज़ दरवाजे की दरार से ज़मीन पर पड़ती आग की रोशनी में आई तो उसने आतंकित होकर देखा कि वह एक बहुत बड़ी नागिन थी जो कम से कम 12 फुट लंबी थी। स्तब्ध फैंग दहशत से नागिन के लहराते शरीर को फर्श पर जमी धूल की मोटी परत में लहरदार निशान बनाते हुए पास आते देखता रहा। नागिन बहुत पास आ चुकी थी। अब वह क्या करे? बचने का इकलौता रास्ता उसी कमरे में जाना था जहाँ दोनों आदमी हत्या की योजना बना रहे थे। अगर वह यहीं खड़ा रहेगा तो नागिन उसे निश्चित रूप से काट लेगी। लेकिन इससे पहले कि वह कोई और फैसला कर पाए, नागिन उसकी बराबरी पर आ गई और फिर अविश्वसनीय तथा चमत्कारिक रूप से उसके पास से होती हुई अंदर चली गई। वह दरवाजे के पास से आ रही ठंडी आवाज़ की फुफकारों की तरफ जा रही थी और कुछ ही सेकंड में इसकी हीरे जैसी आकार की पूंछ दरवाजे की झिरी में से गायब हो गई। अब तक फैंग के माथे पर पसीना आ चुका था और छड़ी पर रखा उसका हाथ कांपने लगा। कमरे के अंदर से ठंडी आवाज़ अभी लगातार फुफकार रही थी और फैंग के मन में एक अजीब सा, एक असंभव सा विचार आया। वह आदमी नागिन से बात कर रहा था। फैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। वह जल्दी से अपने पलंग पर रखी गर्म पानी की बोतल के पास पहुंचना चाहता था। दिक्कत यह थी कि उसके पैर हिलना भी नहीं चाहते थे। जब वह कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा तो ठंडी आवाज़ फुफकारने की जगह अचानक एक बार फिर बोलने लगी। उसने कहा, वर्मटेल, नगीनी बड़ी रोचक खबर लाई है। वर्मटेल बोला, सचमुच मालिक? हाँ, ठंडी आवाज़ ने कहा। नगीनी का कहना है कि एक बूढ़ा मगलू इस कमरे के बाहर खड़ा खड़ा हमारी सारी बातें सुन रहा है। फैंग के पास छिपने का कोई मौका नहीं था। कदमों की आहट आई और कमरे का दरवाज़ा पूरा खुल गया। वहाँ पर उसे एक नाटा और गंजा होता आदमी दिखाई दिया जिसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। उसकी नाक नुकीली थी और उसकी छोटी पनीली आंखें फैंग पर जम गई थी। उसके चेहरे पर डर और दहशत का भाव था। वर्मटेल, उसे अंदर बुला लो। तुम्हारी तहजीब कहाँ चली गई? ठंडी आवाज़ आग के सामने वाली पुरानी कुर्सी से आ रही थी, लेकिन फैंग को ठंडी आवाज़ वाला दिख नहीं पाया। दूसरी ओर नागिन अंगीठी के पास की खस्ता हाल दरी पर कुंडली मारकर पालतू कुत्ते की तरह बैठी थी। वर्मटेल ने फैंग को कमरे के अंदर आने का इशारा किया। हालांकि फैंग अब भी बुरी तरह से दहला हुआ था, लेकिन उसने अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली और लंगड़ाते हुए दहलीज पार की। कमरे में सिर्फ आग की ही रोशनी थी। इसके कारण दीवारों पर लंबी मकड़ी जैसी छायाएं पड़ रही थी। फैंग ने कुर्सी के पिछले हिस्से को घूरा। उस पर बैठा आदमी निश्चित रूप से अपने सेवक से भी नाटा होगा, क्योंकि फैंग को उसके सिर का पिछला हिस्सा नहीं दिख रहा था। ठंडी आवाज़ ने फैंग से पूछा, तुमने सब कुछ सुन लिया मगलूम? तुम मुझे किस नाम से बुला रहे हो? फैंग ने बहादुरी से कहा, क्योंकि कमरे के अंदर आ जाने के बाद उसका डर चला गया था। मुकाबला शुरू हो जाने के बाद वह बहादुरी से लड़ने लगा। युद्ध में भी हमेशा ऐसा ही होता था। मैं तुम्हें मगलू कह रहा हूँ, ठंडी आवाज़ ने कहा। इसका मतलब यह है कि तुम जादूगर नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि जादूगर से तुम्हारा क्या मतलब है, फैंग ने कहा, जिसकी आवाज़ अब सामान्य होती जा रही थी। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैंने आज रात जो बातें सुनी उन्हें जानने में पुलिस की दिलचस्पी होगी। तुमने हत्या किया था, तुम किसी और की भी हत्या की योजना बना रहे हो। मैं तुम्हें यह भी बता दूँ, उसने चालाकी से आगे जोड़ा, मेरी पत्नी जानती कि मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए अगर मैं वापस नहीं लौटा, तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है। ठंडी आवाज़ ने बहुत धीमे से कहा, कोई भी नहीं जानता कि तुम यहाँ आए हो। तुम किसी को भी पता कर नहीं आए हो कि तुम यहाँ आ रहे हो। मगलू, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से झूठ मत बोलो,
क्योंकि उन्हें सब कुछ पता रहता है। वे हमेशा सब कुछ जानते हैं। अच्छा, फ्रैंक ने रूखेपन से कहा। लॉर्ड हो क्या? देखिए लॉर्ड साहब, मुझे आपकी तहजीब कोई ज़्यादा पसंद नहीं आई। ज़रा अपना चेहरा तो दिखाइए, मर्द की तरह मेरे सामने आए। लेकिन मैं मर्द नहीं हूँ मगलू। ठंडी आवाज़ आई जो लकड़ियों के तड़कने की आवाज़ों के कारण अब मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं तो मर्द से बहुत ज़्यादा महान हूँ। फिर भी क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाता हूँ। वर्मटेल, ज़रा आकर मेरी कुर्सी तो घुमाओ। वर्मटेल रिरियाने लगा। तुमने नहीं सुना वर्मटेल? नाटा आदमी अपना चेहरा ऊपर करके धीरे धीरे आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने मालिक और अंगीठी के पास वाली दरी पर बैठी नागिन की दिशा में नहीं जाना चाहता था। फिर वह कुर्सी को सरकाने लगा। जब कुर्सी के पाए नागिन की दरी पर आई तो वह अपना बदसूरत तिकोना सिर उठाकर धीरे धीरे फुफकारने लगी। और फिर जब कुर्सी घूमी तो फ्रैंक को दिख गया कि उस पर कौन बैठा था। उसकी छड़ी खट्टे की आवाज़ के साथ फर्श पर गिर गई। उसका मुंह खुल गया और वह जमकर चीखने लगा। वह इतनी जोर से चीख रहा था कि उसे कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के शब्द भी नहीं सुनाई दिए जो उसने अपनी छड़ी उठाकर बोले थे। हरी रोशनी चमकी और फ्रैंक ग्राय जमीन पर ढेर हो गया। वह फर्श पर गिरने से पहले ही मर चुका था। 200 मील दूर हैरी पॉटर नाम का लड़का चौंक कर जाग गया।